हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजियो स्टडी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा के बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी, ठीक है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगी। फर्स्ट आप देख लीजिए, इसमें डायग्राम में समझा देती हूँ आपको कि ये नॉर्मल एयरवे में क्या होगा, स्मॉल होगा, इलास्टिक एयर सैक्स होंगे, ठीक है, एंड गुड एक्सचेंज होगा गैस का। जो O2 CO2 होता है ना, उसका अच्छे से एक्सचेंज होता है नॉर्मल एयरवे में। एम्फाइसीमा में क्या होगा कि ये जो एल्वियोलाई के ये जो वॉल है ना, वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा एबनॉर्मली। इस तरह से एनलार्ज हो जाता है। एनलार्ज क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो एयर होता है ना, वो इसमें भर जाता है, ठीक है। CO2 होता है, वो इसमें भर जाएगा, बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए इसे एयर ट्रैपिंग भी कहा जाता है। इसमें जो कलेक्ट हो जाता है एयर, इसे एयर ट्रैपिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर नहीं जा पाता है। और क्या करता है, ये डैमेज करता है, ठीक है। इससे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग दिखेगा। ये जो एल्वियोलाई है, एबनॉर्मली जो डैमेज हो चुका है, इसमें एयर ट्रैप हो जाएगा, अच्छे से गैस एक्सचेंज नहीं होगा। यहाँ पे गुड नहीं, यहाँ पे पुअर आएगा, ठीक है। पुअर गैस एक्सचेंज होगा और इसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग देखने को मिलेगा एक्सरे में। तो ये नॉर्मल क्या है, एम्फाइसीमा है, जिसमें क्या होता है, एल्वियोलाई के वॉल जो होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा एम्फाइसीमा में इतना याद रखना है कि जो एल्वियोलाई होता है वो एबनॉर्मली एनलार्ज्ड हो जाता है, कि डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, आपको पता चलेगा कि emphysema is a chronic lung disease in which the alveoli air sac are permanently enlarged and damaged, causing loss of lung elasticity and difficulty in breathing। तो मैंने आपको बताया वही है कि एल्वियोलाई जो होता है वो परमानेंटली एनलार्ज हो जाता है एंड डैमेज हो जाता है। तो ये क्रॉनिक COPD का ही एक टाइप है, ठीक है। इज अ वन ऑफ द मेजर डिजीज अंडर COPD। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज का ही ये एम्फाइसेमा एक टाइप है, जिसमें एल्वियोलाई आपका परमानेंटली एनलार्ज हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब कॉजेस देखते हैं कि क्या कॉज है, क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए, स्मोकिंग मोस्ट कॉमन इसका कॉज है। स्मोकिंग, जो पेशेंट स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, तो उनको तो होगा ही। पर पेसिव स्मोकिंग का मतलब है कि जो नहीं पीते, जैसे कि बीड़ी आपका कोई मतलब इसमें मान के चलिए कि कोई बगल में पी रहा है बीड़ी और उसके बगल में आप बैठे हुए, तो उसका जो धुआं है वो अगर, ठीक है, वो अगर आपके लंग्स में आप ब्रीदिंग करोगे, आपके लंग्स में जाएगा, तो उसमें जो निकोटिन सब्सटेंस जैसा होता है और स्मोक में भी, तो वो क्या करेगा, आपके ब्रोंकाई वो एल्वियोलाई को डैमेज करेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एम्फाइसीमा होगा। तो ये स्मोकिंग मेजर कॉज हो गया। दूसरा है एयर पॉल्यूशन, तो डस्ट हो गया, केमिकल फ्यूम्स हो गए, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स हो गए। तो ये सब भी एक रीज़न है जो क्या करते हैं, लंग्स के अंदर जाएंगे, लंग्स का इन्फ्लामेशन होगा और इसकी वजह से वो धीरे धीरे डैमेज करना चालू कर देगा। तो एयर पोल्यूशन एक कॉज हो गया। थर्ड है जेनेटिक कॉज, जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से, ये जेनेटिक ही है, क्योंकि बॉडी में एक स्ट्रक्चर है जो नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अच्छे से क्या करता है, एल्वियोलाई को क्या करता है, डैमेज होने से रुकता है और उसको जो प्रॉपर शेप होता है वो मेंटेन करता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, वर्क करता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप अ, वो देख सकते हो कि ये क्या होता है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, एक टाइप का प्रोटीन होता है, जो मतलब धुआं आ गया लंग्स में या डस्ट आ गया तो उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, एक टाइप का शील्ड क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो अगर ये इसकी डेफिशिएंसी रही तो चांस होता है कि पेशेंट को एम्फाइसीमा हो। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में कोल डस्ट हो गया, सिलिका डस्ट हो गया, कि इनके एक्सपोजर में आने से क्या होगा, एल्वियोलाई लंग्स का डैमेज होगा, तो एम्फाइसेमा कॉज करेगा। रिस्क फैक्टर, किस पेशेंट को रिस्क है एम्फाइसेमा होने के, तो लॉन्ग टर्म स्मोकिंग जो करता है बहुत लंबे टाइम से, 3 मंथ से ज़्यादा, ओके, तो वो हो गया, उसको चांस है। एज हो गई ग्रेटर देन 40 ईयर्स, तो उनको चांस है। एयर पोल्यूशन एक्सपोजर में जो रहते हैं,
या कोई आ जाते हैं तो उनको चांस होता है। फैमिली हिस्ट्री हो गई, मैंने अभी बताया। जेनेटिक कॉज है तो उसमें भी चांस है। ऑक्यूपेशनल डस्ट एक्सपोजर, जो कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है जो डस्ट वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा रहता है, वहाँ पे वर्क करते हैं, तो चांस है उनको एम्फाइसेमा होने का। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि कैसे ये होता है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है। तो जो स्मोकिंग करते हैं या पॉल्यूशन के कांटेक्ट में आए तो उससे क्या होगा, वो लंग्स में जाएगा, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, डिस्ट्रक्शन होगा एल्वियोलाई वॉल्स का, लॉस होगा इलास्टिसिटी एल्वियोलाई का, एयर ट्रैप हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेशन लंग देखने को मिलेगा। एयर ट्रैप हो गया है तो क्या होगा, लंग का जब एक्सरे करवाओगे तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होगा। रिड्यूस हो जाएगा गैस एक्सचेंज अच्छे से, जो वॉली डैमेज हो गया है तो यहाँ से क्या होगा, अच्छे से यहाँ पे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, यहाँ से O2 नहीं आएगा, यहाँ से CO2 नहीं जाएगा अच्छे से। फिर क्या होगा, डिस्पनिया देखने को मिलेगा, अच्छे से ब्रीदिंग ही नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो क्या होगा, ब्रेथलेसनेस होगा। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी, आप इस फ्लो डायग्राम में लिख सकते हो। अब टाइप्स देखते हैं एम्फाइसेमा के। तो फर्स्ट है सेंट्री एसिनार, जिसे सेंट्री लोब्यूलार भी कहते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप है ये, एसोसिएटेड विथ स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है, एंड मेनली अफेक्ट्स अपर लोब, अपर लोब्स को ही अफेक्ट करेगा। इससे अपोजिट पान एसिनार है, तो ये एसोसिएटेड विथ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से होता है और अफेक्ट्स एंटायर एसिनस, जिसे मोर लो कॉमन इन लोअर लोब्स, जो आपके लोअर लोब से लंग के। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो कि पान यानी पेरिफेरल एरिया, पेरिफेरल में क्या आया, लोअर लोब्स आ गया, और सेंट्रिलोब्यूलर में क्या आ गया, आपका अपर लोब्स आ गया। ठीक है, ये अपर लोब्स ऊपर वाला आ गया। अब पैरासेप्टल में क्या होगा, पैरासेप्टल में ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, थर्ड एंड फोर्थ, फिर भी आप याद रखिए कि ये नियर प्लूरा होता है, वहां पे होगा पैरासेप्टल, एंड मे कोज स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स में ही ये देखने को मिलता है। एंड इरेग्युलर टाइप जो है वो एसोसिएटेड विथ लंग स्कैरिंग हुआ होगा लंग का, तो उसमें इस टाइप का एम्फाइसेमा का ये इरेग्युलर टाइप है। अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में आप देख लीजिए क्या देखने को मिलेगा, प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस, क्योंकि प्रोग्रेसिव डिजीज से क्रोनिक कफ देखने को मिलेगा, विजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि नैरो पार्ट में से एयर पास होगा ना, यहाँ से नैरो स्पेस हो जाता है, तो यहाँ से एयर पास होगा तो पेशेंट में एक ऑस्कल्टेट करोगे तो विज जैसा, विस्टल जैसा साउंड आएगा, जिसे विजिंग कहेंगे। एंड फटिक हो जाएगा पेशेंट, बार बार ब्रेथलेसनेस वर्क उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा ब्रीदिंग का, इसलिए पेशेंट फटिक हो जाता है। एंड वेट लॉस देखने को मिलेगा। अब देखते हैं साइंस क्या देखने को मिलेगा। तो पेशेंट में आप चेस्ट का जब मेजरमेंट लोगे तो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगा। बैरल चेस्ट में क्या होता है कि एपी डायामीटर जो होता है एंटीरियर पोस्टीरियर वो इंक्रीज हो जाता है, प्लस ट्रांसवर्स जो डायामीटर होता है वो भी इंक्रीज देखने को मिलता है, तो उसे बैरल चेस्ट कहते हैं। ये नॉर्मल चेस्ट है, ठीक है, ये बैरल चेस्ट है, देख लीजिए। अब प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन देखने को मिलेगा पेशेंट में, रिड्यूस हो जाएगा ब्रीथ साउंड, एंड यूज ऑफ एसेसरी मसल, पेशेंट एसेसरी मसल का यूज करेंगे एक्सपीरेशन करने के लिए और इंस्पिरेशन के लिए भी। पर स्लीप ब्रीदिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि पेशेंट अच्छे से एक्सपीरेशन नहीं कर पाते हैं ना, तो वो पर स्लीप कर लेंगे और एयर को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से साइंस देखने को मिलेगा। क्लिनिकल पिक्चर आप एक बार देख लीजिए, ये नॉर्मली मैंने आपको ऊपर बताया कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होगा, बैरल चेस्ट होगा, डिफिकल्टी होगा एक्सपायरिंग एयर में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। ठीक है, अब डायग्नोसिस देख लीजिए कि फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, बैरल चेस्ट, हाइपर रेजोनेंट परकसन, जब आप परकसन चेक करते हैं ना मिडल फिंगर करके। ठीक है, ये मैंने आपको परकसन के बारे में डिटेल में नोट बनाया ही है, मैंने आपको बताया ही है, आप प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा। हाइपर रेजोनेंट एयर भरा होगा इसलिए हाइपर रेजोनेंट देखने को मिलेगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्रीथ साउंड। अब इन्वेस्टिगेशन करोगे तो चेस्ट एक्सरे में क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग देखने को मिलेगा, डायफ्राम जो डोम शेप का होता है नॉर्मली वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। क्लियर है। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हो तो उसमें
पेशेंट अच्छे से एक्सपीरेशन नहीं कर पाता है तो डिक्रीज हो जाएगा फर्स्ट एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, रिड्यूस होगा इन दोनों का रेशियो। ठीक है, ये अब सिटी स्कैन देख लेते हैं। तो सिटी स्कैन जब करवाते हो तो उसमें मेनली कौन सा स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई वाला, एल्वियोलाई क्लियरली आपको डैमेज देखने को मिलेगा। जब एबीजी गैस एनालिसिस करोगे ना तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि कार्बन का लेवल इंक्रीज हो गया है जिसे हाइपर कैप्निया कहेंगे, एंड ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया है जिसे हाइपोक्सेमिया कहेंगे। तो ये आपको एबीजी, ठीक है, आरटीआई ब्लड गैस एनालिसिस में देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट में क्या करवाओगे, मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें पेशेंट को स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए कह देना है, ब्रोंकोडायलेटर्स देना है जिससे पेशेंट का क्या होगा, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगा, अच्छे से लंग एक्सपांड होंगे, अच्छे से एयर पास होगा। ठीक है, तो अच्छे से लंग भी एक्सपांड होगा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ऑक्सीजन थेरापी देना है, ब्रेथलेसनेस ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन थेरापी दोगे। वैक्सीनेशन देना है कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो, ये इन्फ्लुएंजा एंड न्यूमोकोकल का। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या करवाओगे, पेशेंट को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाओगे, पर्सली ब्रीदिंग हो गया जिसमें इनहेल, ये मैंने आपको डिटेल में बताया ही है, ये एक बार आप रीड कर लेना। ठीक है, ठीक है, मैंने ये ब्रीदिंग की ये सारी एक्सरसाइज डिटेल में आपको बताया ही है, आप उसमें देख सकते हो, आप इसमें अपने से डिटेल में सब लिख सकते हो। ठीक है, पर्सली ब्रीदिंग हो गया। दूसरा है डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग हो गया, हमने देखा डायाफ्राम मसल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ना, ठीक है, फ्लैट हो जाता है, तो आपको इम्प्रूव करना है डायाफ्राम का फंक्शन, रिड्यूस करना है एक्सेसरी मसल का वर्क, एंड एयरवे क्लियरेंस टेक्निक देना है, प्रोडक्टिव कफ होता है, हफिंग एंड कंट्रोल कफिंग भी आप करवा सकते हो। ठीक है, दूसरा है एक्सरसाइज ट्रेनिंग में आप वॉकिंग करवाओगे क्योंकि पेशेंट फटीक हो जाता है तो ओवरऑल एंड्योरेंस ट्रेनिंग देना है, साइकिलिंग करवा सकते हो। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन इसमें डिटेल में आप लिख सकते हो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में। पोस्चरल एजुकेशन देना है पेशेंट को, उनका जो पोस्चर होता है बैरल चेस्ट उसको कंट्रोल करने के लिए, एंड फॉरवर्ड लीन सिटिंग पोजीशन उनको सिखाना है पेशेंट को, इस पोजीशन में पर्सली ब्रीदिंग सिखाना है जिससे पेशेंट जो फटीक हो जाता है, ब्रेथलेसनेस उनको होता है वो कम हो जाए, एंड एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक भी सिखाना है क्योंकि पेशेंट क्या होता है, जल्दी फटीक हो जाता है, वो एक्सपीरेशन प्रॉपर से नहीं कर पाते, ब्रीदिंग नहीं कर पाते तो पेशेंट जल्दी फटीक हो जाते हैं, तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक भी आपको सिखाना है। ठीक है, अब मैं आपको कॉम्प्लिकेशन बताती हूँ कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो रेस्पिरेटरी फेलर हो सकता है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। ठीक है, हमने न्यूमोथोरेक्स देखा, ज़्यादा हाइपर एयर भर जाती है ना लंग्स में, तो न्यूमोथोरेक्स होने के भी चांस होते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, कोर पल्मोनरी देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, लंग्स जो होता है एयर ज़्यादा भर जाने से हार्ट को भी वो कंप्रेस करता है। रिकरेंट लंग इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, जो सिक्रीशन आपका ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ हो गया तो उसकी वजह से बैक्टीरियल या जो वायरस होता है उसका इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, तो रिकरेंट लंग इन्फेक्शन भी देखने को मिलेगा कॉम्प्लिकेशन में। अब कंपैरिजन कर लीजिए, नॉर्मल में तो सब कुछ नॉर्मली देखने को मिलेगा, ठीक है, पर एम्फाइसीमा में क्या होता है कि डैमेज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इलास्टिसिटी, गैस एक्सचेंज पुअर होगा, एयर ट्रैपिंग होगा, ब्रेथलेसनेस होगा। ठीक है, अब एग्जाम के पॉइंट से ये पॉइंट व्यू से आप ये सब देख लीजिएगा कि एम्फाइसीमा एक सीओपीडी का ही टाइप है, स्मोकिंग मेजर कॉज है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है मेनली कौन से, एल्वियोलाई का, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी लॉस हो जाता है, बेरल चेस्ट देखने को मिलेगा, पर्सली ब्रीदिंग देखने को मिलेगा, एंड पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन से क्या होगा, लाइफ ऑफ क्वालिटी बेटर बनी रहेगी। तो ये था डिटेल में मैंने आपको एम्फाइसीमा बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी सारी कंडीशन, अस्थमा, सीओपीडी सब पढ़ा दिया है, अब जाके वो लेक्चर भी देख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।